अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को समझने के लिए आई का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। सबसे पहले आउटर लेयर होती है स्क्लेरा। आई की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर होती है स्क्लेरा। अब ये जो स्क्लेरा है जब फ्रंट ऑफ आई के ऊपर आती है तो यहाँ पे जाके ये ट्रांसपेरेंट लेयर बना देती है जिसको कार्निया कहते हैं। ये जो कराइड है जब ये यहाँ पे आती है तो ये आगे जाके आई के फ्रंट पे मस्कुलर स्ट्रक्चर आयरस में चेंज हो जाती है। अब आयरस के दरमियान ये जो होल होता है इसको हम प्यूपल कहते हैं। अब ये सिलरी बॉडीज़ जहाँ के अटैच होती हैं आयरस के साथ, ये सिलरी मसल्स हैं। अब ये सिलरी मसल्स या सिलरी बॉडीज़ अटैच होती हैं, ये लेंस है, लेंस के साथ किसके ज़रिए? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। यानी कि ये लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट्स के साथ अटैच है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स आगे सिलरी मसल्स के साथ अटैच हैं। अब आई के दो केविटीज़ होती हैं, यानी कि ये एंटीरियर चैम्बर है और ये पोस्टीरियर चैम्बर है। एंटीरियर चैम्बर जो है वो आयरस और कार्निया इसके दरमियान प्रेजेंट होगा और इसमें जो ह्यूमर प्रेजेंट होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं और ये क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पोस्टीरियर चैम्बर। ये पोस्टीरियर चैम्बर आयरस और रेटिना के दरमियान प्रेजेंट होगा और ये जेली लाइक होता है। ठीक है, अब आयरस के 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं आयरस के और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। अब ग्लूकोमा की बात करते हैं कि ग्लूकोमा में एक्चुअली होता क्या है। ये जो एक्वस ह्यूमर है ये प्रोड्यूस होता है यहाँ पे सिलरी बॉडीज़ से। सिलरी बॉडीज़ एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करती हैं और यहाँ से ये प्यूपल को क्रॉस करते हुए एंटीरियर यानी कि प्रोड्यूस पोस्टीरियर चैम्बर में होगा, क्योंकि ये आयरस से लेकर रेटिना तक सारा पोस्टीरियर चैम्बर है। यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर में सिलरी बॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं एक्वस ह्यूमर को। एक्वस ह्यूमर यहाँ से क्रॉस करता है प्यूपल को और फ्रंट के ऊपर आके यहाँ पे स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रैपक्यूलर मैशवर्क, उसमें जाके ये इसकी ड्राइनेज होना होती है। ठीक है, फिर वो आगे शैम कनाल में चला जाता है एक्वस ह्यूमर, उसके बाद सर्कुलेशन में ऐड हो जाता है। अब जो नॉर्मल आई होती है उसमें रेट ऑफ सक्रीशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्राइनेज होता है, यानी कि यहाँ पे जितना यहाँ पे सक्रीशन हो रही होती है एक्वस ह्यूमर की वो ड्राइनेज के बराबर होती है। लेकिन अगर आई डिजीज़ कोई हो जाती है तो यहाँ तो उसमें सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे ड्राइनेज कम हो जाएगी। तो ड्राइनेज के कम होने की वजह से क्या होगा कि इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब एक्वस ह्यूमर जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे आई रेटिना के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इससे क्या होगा कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। अब ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये इमेज बनाना होता है इसने नर्व इंपल्स के ज़रिए। जब यहाँ पे जाके रोशनी पड़ती है रेटिना के पास सेल्स होते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स रॉड्स एंड कॉन्स, वो ऑप्टिक नर्व बनाते हैं और ऑप्टिक नर्व के जरिए नर्व इंपल्सेस बनाते हैं जिसके ऑप्टिक नर्व ने जाके इमेज बनाना होता है। अब ये जो ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाएगी तो विजन लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन होगी ग्लूकोमा की। शॉर्ट में बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ एक्वस ह्यूमर यानी कि एक्वस ह्यूमर का रुक जाना। एग्जैक्ट डेफिनेशन है ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीजेस इन विच ऑप्टिक नर्व डैमेज लीडिंग टू इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन, यानी कि विजन का इरिवर्सिबल लॉस हो जाएगा, यानी कि ऐसा लॉस जो दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसकी जो डिटेल मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे लिख दी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा की। तो ग्लूकोमा में क्या होगा कि 2 टाइप्स होती हैं, ओपन एंगल और एंगल क्लोजर। जो ओपन एंगल है वो क्रोनिक ग्लूकोमा भी उसको हम कहते हैं और जो एंगल क्लोजर है उसको अक्यूट ग्लूकोमा भी कहते हैं। अब ये जो है हमने पढ़ा है कि जहाँ पे ये आयरस होता है और ये रेटिना होता है और इस दोनों के दरमियान ट्रैपक्यूलर मैशवर्क प्रेजेंट होता है जहाँ पे ड्राइनेज होना होती है। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होगा कि ये वाला एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल बनता है, ये वाला एंगल अपनी नॉर्मल जगह पे ही होगा लेकिन सक्रीशन बढ़ जाएगी या किसी और वजह से जो है एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो एंगल क्लोजर है उसमें क्या होगा कि ये वाला एंगल ही तंग हो जाएगा। जब ये वाला एंगल क्लोज हो जाएगा तो ड्राइनेज जो है वो रुक जाएगी और एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो जाएगा। अब जो नॉर्मल इंट्राकुलर प्रेशर होता है वो 10 से 21 मिलीमीटर Hg होता है। अब बात करते हैं ड्रग्स की कि ड्रग कौन कौन सी यूज़ होंगी। तो क्योंकि स्क्रीशन ज़्यादा हो रही है और ड्राइनेज कम हो रहा है तो हम इन दोनों का उलट ही कर सकते हैं, यानी कि या तो हम स्क्रीशन को कम कर दें या फिर हम ड्राइनेज को ज़्यादा कर दें। तो स्क्रीशन को कम करने के लिए 3 ग्रुप्स हैं जो ड्रग्स के यूज़ होते हैं। बीटा ब्लॉकर जिसमें टिमिलोल एग्जाम्पल आ जाती है, उसके बाद अल्फा 2 एगोनिस्ट, इसकी कोई ऐसा ड्रग जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कार्बोनिक एनाड्रेज इनहिबिटर्स, इसमें 3 ड्रग्स यूज़ होती हैं, एसिटाजोलेमाइड, ब्रिंजोलेमाइड और डोरजोलेमाइड। ये तीनों ड्रग जो हैं वो ओरली अवेलेबल हैं और ये सेलेक्टिव ड्रग्स हैं फॉर ओपन एंगल ग्लूकोमा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये कार्बोनिक एनाड्रेज को ब्लॉक कर देती हैं सिलरी बॉडीज़ में, जिससे क्या होगा कि स्क्रीशन जो है एक्वस ह्यूमर की वो कम हो जाएगी। उसके बाद ड्राइनेज को ज़्यादा करने के लिए 2 टाइप्स ऑफ ड्रग अवेलेबल है, मायोटेक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। मायोटेक्स में कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं? पाइलोकार्बीन, कार्बाकोल और इकोथायोफेट। प्रोस्टाग्लैंडिन में भी कोई ऐसा ड्रग अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बस मायोटेक्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं जिनमें पाइलोकार्बीन, कार्बाकोल और इकोथियोफेट जो है वो अवेलेबल हैं। बाकी ये वाली ड्रग्स हैं जो आपने लर्न कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं मिड्रियासिस और मायोसिस, इनका क्या तल्लक है।
इन सब में स्टूडेंट्स जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिड्रियासिस और मायोसिस किस तरह से ग्लूकोमा को कंट्रोल करते हैं और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को यूज़ करनी है या सिम्पैथोमाइमेटिक यूज़ करनी है। तो इन सब का जो है एक ही ग्राफ में क्लियर करने के लिए इन सारी चीज़ों को एक ही ग्राफ में मैंने इकट्ठा कर दिया। अब देखें, आयरस मसल्स हमने पढ़े हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं और ये दरमियान में प्यूपल है। आयरस ने प्यूपल का साइज़ कंट्रोल करना होता है। ये दरमियान में सर्कुलर मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स को स्फिंक्टर प्यूपलाई भी कहते हैं। ये जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को हम डायलेटर प्यूपलाई भी कहते हैं और रेडियल मसल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो M3 प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मसल्स पे जो ड्रग यूज़ होनी है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हो सकती हैं या पैरासिम्पैथोलिटिक हो सकती हैं, और यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो सिम्पैथोमाइमेटिक या सिम्पैथोलिटिक हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब सर्कुलर मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे तो इनके कंट्रैक्ट करने से प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब जब प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होता है तो इसको हम मायोसिस कहते हैं, और इसके लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं और कौन सी ड्रग जो है वो मायोसिस करेंगी उनमें आ जाती हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। ठीक है, इसका ये सारी आपने ऐसे कंसेप्ट मान जाएगा कि जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट हुए, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हुआ, मायोसिस हुई, और मायोसिस कौन काज करते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। अब जब ये प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होगा तो प्यूपल के कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से और इसके सर्कुलर मसल्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से सिलरी मसल जो हैं उनकी भी कंस्ट्रक्शन होगी। जब सिलरी मसल की कंस्ट्रक्शन होगी तो एंगल बिटवीन आयरस एंड कॉर्निया विल इंक्रीज, यानी कि जो आयरस के दरमियान और कॉर्निया के दरमियान एंगल है वो ज़्यादा हो जाएगा, और एंगल ज़्यादा होने की वजह से इंट्राकुलर प्रेशर विल डिक्रीज, यानी उसकी ड्राइनेज ज़्यादा होगी। और ये वाली जो ड्रग हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, इसका मतलब है कि वो ग्लूकोमा में यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, एक दफ़ा फिर देख लें कि सर्कुलर मसल जो हैं ये आयरस के क्या करते हैं कि ये जब कंट्रैक्ट होंगे तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होगा, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो तो इसको हम मायोसिस कहते हैं। मायोसिस अब कौन सी ड्रग काज करती हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। तो अगर प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होता है और आयरस कंट्रक्शन होती है सर्कुलर मसल्स की तो सिलरी मसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे, सिलरी मसल कंस्ट्रिक्ट होंगे तो एंगल जो है उसका वो बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा, ड्राइनेज ज़्यादा हो जाएगी और ये वाली ड्रग ग्लूकोमा में यूज़ होंगी। अब ये जो जब सिलरी ये जो सर्कुलर मसल्स हैं जब ये रिलैक्स होंगे, तो जब ये रिलैक्स होंगे तो पीपल डायलेट हो जाएगा, पीपल डायलेट हो तो उसका मिड्रियासिस कहते हैं, ये पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग होंगी। अब ये जब डायलेट होंगे तो इसकी वजह से सिलरी मसल्स डायलेट होंगे, सिलरी मसल्स के डायलेट होने से एंगल जो है जो आयरस और कार्निया के दरमियान एंगल होता है वो कम हो जाता है। जब एंगल कम हो जाता है तो इससे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के चांसेस होते हैं, और ये वाली ड्रग जो है हम ग्लूकोमा में यूज़ नहीं कर सकते। अलबत्ता ये ज़ीरो ऑफ्थाल्मिया को यूज़ करने के लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, जैसा कि एट्रोपिन इसकी एग्जांपल है। अब सिमिलरली आपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात करनी है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की भी दो ही, आगे यहाँ इसकी कंट्रैक्शन हो सकती है, यहाँ रिलैक्सेशन हो सकती है। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो प्यूपल डायलेट होगा, प्यूपल डायलेट होता है तो इसको हम मिड्रियासिस कहते हैं, तो इसके लिए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग यूज़ होती हैं। अब डायलेट सिलरी मसल्स, अब जब प्यूपल डायलेट होता है और कंट्रैक्शन होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की, तो इससे क्या होगा कि सिलरी मसल जो है वो भी डायलेट हो जाएंगे और एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब एंगल डिक्रीज़ हो जाए तो वो वाली ड्रग्स को हम ग्लूकोमा में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह जब ये वाले जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, रेडियल मसल, ये जब रिलैक्स होते हैं तो पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से मायोसिस होती है। सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स हम इसमें यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा कि सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगे, एंगल इंक्रीज़ होगा और ये वाली ड्रग्स जो हैं जो ग्लूकोमा में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग ग्लूकोमा में यूज़ हो सकती हैं, लिटक नहीं हो सकती, और सिम्पैथोमाइमेटिक यूज़ नहीं हो सकती, और उसके बाद सिम्पैथोलिटिक जो है वो ग्लूकोमा में यूज़ होंगी। क्यों नहीं होंगी, इसकी डिटेल जो है इस तरीके से आप सारी याद कर सकते हैं।